नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज जो हम टॉपिक लाए हैं वो हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल से संबंधित वीडियो है। इसमें जितने भी फैक्ट्स बताने का प्रयास किया हूँ वो टू द पॉइंट एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो का एक एक पॉइंट को याद कर लीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आदिकाल से संबंधित, और वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। और जो इसका क्विज देना चाहते हैं इस टॉपिक का, वो आज शाम 9 बजे रात को क्विज होगा टेलीग्राम चैनल पर, और उसका है जो लिंक, चैनल का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आदिकाल। आदिकाल में काव्य भाषा के आधार पर दो प्रकार की रचनाएं मिलती है। किस प्रकार के? तो अपभ्रंश की और देश भाषा की, यानी बोलचाल की। इसी आधार पर शुक्ला जी ने आदिकाल का विभाजन किया है। इस प्रकार अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य में इनके अंतर्गत केवल 12 ग्रंथों को ही साहित्यिक मानते हुए इस प्रकार वर्गीकृत किया है। तो याद रखना है कि देश अपभ्रंश की काव्य और देश भाषा काव्य के आधार पर कितने ग्रंथ को साहित्यिक माने? तो 12 ग्रंथ। और वो 12 ग्रंथ कौन कौन सा है? तो देखिए, अपभ्रंश काव्य में विजय पाल रासो, हमीर रासो, कृतिलता, कृति पताका, ये 4 है। जैसे कि जानते हैं कि JSSC CGL में जो 28 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा भी गया था कि हमीर रासो किस प्रकार का काव्य है, तो उसका उत्तर अपभ्रंश काव्य हो जाएगा। अगला जो है 8 देश भाषा काव्य, वो है खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक, जय चंद्रिका, परमाल रासो, आल्हा का मूल रूप है, खुसरो की पहेलियाँ आदि, और विद्यापति की पदावली। तो ये थे दोनों अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य। अब आगे देखते हैं। कहा है कि उपर्युक्त 12 पुस्तकों के आधार पर ही आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल करते हुए लिखा है कि इनमें से अंतिम 2 तथा बिसल रासों को छोड़कर सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही है। अतः आदिकाल का नाम है जो वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है, यानी आदिकाल का दूसरा नाम वीर गाथा काल है। आगे देखते हैं। शुक्ला जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों अध्यायों के अंतर्गत विवेचित किया है। वो इस प्रकार है। पहला प्रकरण 1, दूसरा प्रकरण 2, तीसरा प्रकरण 3, चौथा प्रकरण 4। पहला में सामान्य परिचय दिया गया, दूसरा में अपभ्रंश काव्य, तीसरा में देश भाषा काव्य, और चौथा में फुटकल रचनाएं। तो इसे याद रखना है कि शुक्ल जी ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में विवेचित किया है, तो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं। लिखा प्रकरण 1 में आदिकाल के आरंभ, अवधि और उसके 2 मूल विशेषताओं का वर्णन किया है। प्राकृत भाषा की 3 अवस्थाएं मानी जाती है। प्रथम अवस्था को पाली, दूसरी को प्राकृत, और अंतिम अवस्था को अपभ्रंश कहा जाता है। आगे लिखते हैं कि आचार्य शुक्ल के अनुसार प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। आगे देखिए। आगे लिखा आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश के लिए प्राकृत भाषा हिंदी प्राकृत की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है।
हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375। इसे याद रखना, आदिकाल का समय क्या, 1050 संवत से 1375, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। अपभ्रंश के नाम का इतिहास इस प्रकार है। देखिए, भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम ना देकर देश भाषा ही कहा है। आगे, अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो इसे याद रखना, ये लाइन। भामा ने 3 भाषाओं का उल्लेख किया है। बौद्ध धर्म से निकली वज्रयान शाखा के तांत्रिक योगियों को सिद्ध कहा गया और सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। ये प्रश्न पूछ सकता है कि सिद्धों की संख्या कितनी है, तो 84। इसमें 84 सिद्ध कौन कौन सा है, इसका जो हम एक टेलीग्राम में डाल देंगे, इसका पूरा 84 का नाम। आगे देखते हैं, राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवा नंद के नाम से ही एक ऐसी ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। आगे लिखा है, प्रथम सिद्ध सरहप्पा। यानी पूछ सकता है कि प्रथम सिद्ध कौन थे सरहप्पा। इसका उत्तर हो जाएगा, सहज जीवन पर बहुत बल देते थे। इसी से वज्रयान शाखा को सहजयान भी कहा जाता है। आगे है कि सिद्ध सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। लोग इन्हें अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। सिद्धों ने ऋजु माने सीधा दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक टेढ़ा वाम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। सिद्ध सरहप्पा के उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। कबीर की साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सधुक्कड़ी है, पर रमेनी के पदों में कावी की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। आगे देखिए, सिद्धों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया है। अतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीकात्मक भाषा शैली है। अब देखते हैं नाथ साहित्य। आदिकाल में एक नाथ साहित्य भी है जिसे पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें बोला है कि गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। नाथ साहित्य का जो प्रवर्तक है ये गोरखनाथ ही है। आगे लिखता है कि गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही निकला है। नाथों ने वज्रयानी सिद्धों के विरुद्ध मद्य मांस व मैथुन के त्याग पर बल देते हुए ब्रह्मचर्य पर जोर दिया, साथ ही शारीरिक मानसिक शुचिता अपनाने का संदेश दिया। आगे लिखते हैं, सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भाग यानी बिहार से लेकर असम, उड़ीसा एवं बंगाल तक में था। नाथों ने देश के पश्चिमी भागों, राजपूतानों और पंजाबों को अपना क्षेत्र बनाया। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। इम्पोर्टेंट, इसे जरूर याद रखना है। एक कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं, इसे कनफटे कहलाते हैं। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने खुद को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है।
आगे लिखा है शुक्ल जी ने गोरखनाथ का गुरु मत्स्येंद्र नाथ और मत्स्येंद्र नाथ का गुरु जलंधर नाथ को माना है। प्रकरण 3 में देश भाषा, उसमें उचित रासो काव्य और 7 ग्रंथों का विवेचन किया गया है। ये 7 ग्रंथ इस प्रकार है। खुमान रासो, इसे जो दलपत विजय जी ने लिखे हैं। बिसलदेव रासो नरपति नाला ने लिखे हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने। जयचंद्र प्रकाश भटकादार, जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि और परमाल रासो जगनिक और रनमल छंद श्रीधर ने लिखे हैं। तो इसे सभी रचना को याद रखना है कौन किस के क्या लिखे हैं। आगे देखते हैं बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो में 4 खंड है। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। यह घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक है। इसमें 2 ही घटनाएं, बिसलदेव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना है। अगला देखते हैं पृथ्वीराज रासो। ये यानी चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। इसे याद रखना है। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक और अनेक विधाओं में पारंगत थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो में आबू के अज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुल की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। शिव सिंह सेंगर ने चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा। बचन सिंह ने कहे कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। पृथ्वीराज रासो का रचना काल और मूल रूप सर्वाधिक विवादित है। पृथ्वीराज रासो के शुरुआती प्रकाशन सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के चार्ल्स एलियट ने कराया था। अब देखते हैं आदिकाल का नामांकन एवं उनका नामांकन करता, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आए दिन देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आदिकाल को है जो चारण काल किसने कहा, तो जॉर्ज गियर्सन ने। प्रारंभिक काल किसने कहा, तो मिस्र बंधु और गणपति चंद्रगुप्त ने। बीजवपन काल कहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने दिए हैं। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने। वीर काल किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि काल एवं चारण काल ये नाम रामकुमार वर्मा जी ने दिए हैं। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। आधार काल सुमन राजे मोहन अवस्थी। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह। तो इसमें है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जरूर याद रखिए और एक इसे याद रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं हिंदी का प्रथम कवि किसने किसको माना है। यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलता है। पुष्य दंत को माना शिव सिंह सेंगर ने। शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्रगुप्त ने। संवय भू राम कुमार वर्मा ने। सरहप्पा को राहुल सांकृत्यायन ने। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। विद्यापति को डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं, जबकि मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी मानते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी इसे स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। अगला देखते हैं। आगे लिखा है कि डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक को अपभ्रंश का स्वर्ण काल माना है। अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं, दोहा बंध, पदड़ियाँ बंध, गई पद बंध। आगे देखिए जोएंदु
छठी शती के कवि जोइंदू से दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। अपभ्रंश से दोहे की शुरुआत मिलती है। जोइंदू की दो रचनाएं हैं, परमात्म प्रकाश और योगसार। आगे देखते हैं संवयभू। संवयभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। संवयभू राष्ट्रकूट के दरबारी कवि थे। इनके 3 ग्रंथ माने जाते हैं, पौमचरु, रिटनेमिचरयु, संवयभू छंद। पौमचरयु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है, जिसमें राम को अंत में मुनिद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते दिखाया गया है। पौमचरयु 5 कांड तथा 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। इसे याद रखना है। अपभ्रंश में सर्वप्रथम कड़वक पद्धति का प्रयोग पौमचरयु में किया गया है। अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय भी संवयभू को ही दिया जाता है। संवयभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। संवयभू हिंदी के सर्वोत्तम कवि हैं। ये राहुल संकृत्यायन जी ने कहे हैं। तो देखिए, ये है जो पूछा भी है जो SSC सीजीएल में, संवयभू किसके दरबारी कवि थे। तो इसका जितने भी पॉइंट्स बताएं सब इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। अगला देखते हैं पुष्यदंत। पुष्यदंत मूलतः शैव थे, परंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गए थे। इनके समय को लेकर विवाद है। शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना। सामान्यतः 972 ईस्वी यानी 10वीं शती इनका समय माना जाता है। इन्होंने समय को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियां दी गई है। डॉक्टर भयानी ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा है। डॉक्टर तगारे ने पुष्यदंत को भाषा को मराठी की जननी माना है। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़ कहा है। अगला धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी है। 10वीं शती में भविष्यतका की रचना की। अगला देखते हैं मुनि राम सिंह। मुनि राम सिंह को अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। डॉक्टर हीरालाल ने इनका आविर्भाव का समय 1000 ईस्वी माना है। इनका पाहुड़ दोहा ग्रंथ चर्चित रहा है। हेमचंद्र अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इन्हें अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता भी कहा जाता है। इन्होंने अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट, सुव्यवस्थित और मानक विवेचन किया है। आगे देखते हैं अपभ्रंश के कुछ प्रसिद्ध रचनाकार। जोइंदू, संवयभू, पुष्यदंत, धनपाल, मुनिराम सिंह, हेमचंद्र, जिनदत्त सूरि, स्वयंप्रभ सूरि, लक्ष्मीधर इत्यादि। तो इतना जो भी बताएं अभी वो सभी अपभ्रंश के रचनाकार हैं। अब देखते हैं सिद्धनाथ साहित्य के कुछ प्रमुख रचनाकार। इसमें देखते हैं सरहप्पा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सरहप्पा प्रथम सिद्ध सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। सरहप्पा को सरोज, वज्र, राहुल, भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। डॉक्टर भी भट्टाचार्य ने इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना है। इनके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। चर्या गीत कोश इनकी अन्य उल्लेखनीय रचना है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। तो इनका 2 रचना दोहा कोश और चर्या गीत कोश। दूसरा सबरप्पा।
सबरप्पा सरहप्पा के शिष्य थे और इनका जन्म 780 ईस्वी में माना गया है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ चर्यापद है। अगला देखते हैं लुइप्पा। इनकी रचनाओं में रहस्यवादी स्वर की प्रमुखता है। लुइप्पा सबरप्पा के शिष्य थे। सिद्धों में लुइप्पा का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। इन्हें सहज धर्म का प्रथम आचार्य भी माना जाता है। बुद्धोदय, अभिसमय विभाग और गीतिका इनके प्रमुख ग्रंथ है। अगला कन्हप्पा। कन्हप्पा जलंधरप्पा के शिष्य थे। डोभिम्पा है जो विरूपा के शिष्य थे। तो ये थे जो सिद्ध साहित्य के कुछ प्रमुख जो आता है प्रमुख रचनाकार। आगे देखते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में किसने किससे माना है। यानी रासो है जो शब्द है किस शब्द से निकला, किस मूल्य शब्द से। तो इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप सब रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। गारसा दत्तासी ने राजसूय शब्द से माना है, जबकि हर प्रसाद शास्त्री ने राजयश से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से माना है। ये प्रश्न पूछा भी गया है। नंद दुलारे वाजपेयी ने रास शब्द से। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से। दशरथ शर्मा माता प्रसाद गुप्त ने रासक से। तो इसे याद रख लेना है। आगे देखते हैं अमीर खुसरो। खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इनका नाम अबुल हसन था। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। संगीत में एक कव्वाली, तराना, गायन शैली और सितार के जन्मदाता माने जाते हैं। ये जीएस के व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये लाइन। अमीर खुसरो को निम्न उपाधियों से नवाजा गया है। कौन कौन उपाधि दिया गया तो देखिए। तोता ये हिंद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। कवियों में राजकुमार, प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद द्वारा। अवधि का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा। इन्होंने समय को तूतीय हिंद यानी हिंदुस्तान की तूती कहा है। अमीर का खिताब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अब देखते हैं विद्यापति के बारे में। विद्यापति पंडित हरि मिश्र के शिष्य थे। बिस्फी गांव दरभंगा जिला के थे और तिरहुत के राज दरबार से जुड़े थे। इन्होंने 3 भाषाओं में 14 ग्रंथों की रचना की है। वो ग्रंथ देख लेते हैं। संस्कृत में जो शिव सर्वस्वर सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक, वर्ण कृत्य। अवहट में है कृतिलता, कृति पताका। मैथिली में पदावली, गोरक्ष विजय नाटक है। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत और पदभाग मैथिली में है। ये भी इम्पोर्टेंट है गोरक्ष विजय। कृतिलता ऐतिहासिक चरित्र काव्य है। विद्यापति पदावली का संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया। सर्वप्रथम गियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी कहा। आगे इनका संबंध शैव संप्रदाय से था। हिंदी में इन्हें कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, जबकि हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेवोपासक माना। विद्यापति के कवि रूप के संदर्भों में विद्वानों के मत यानी कुछ लोग हैं जो इनको श्रृंगारी कवि मानते हैं, कुछ कवि भक्त मानते हैं, कुछ रहस्यवादी कवि माने हैं। तो देखते हैं कौन किसको क्या माने हैं। श्रृंगारी कवि है जो माने विद्यापति को हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी ने। भक्त कवि माने बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रहस्यवादी कवि मानते हैं जॉर्ज गियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र ने। तो ये इम्पोर्टेंट है, इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से किसने विद्यापति को भक्त कवि माना है। तो इसमें से 3 ऑप्शन दे देगा, तो इसे याद रख लीजिए। आगे लिखता है बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है।
निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध कवि कहा। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया गया है। तो विद्यापति से संबंधित विस्तार में वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे इसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है। इसके अलावा सुरसागर, रसखान और जो भी है तुलसीदास आदि का भी वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है, डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के कवि राजा बांकीदास के कुकवि बतीसी में हुआ है। देवसेन कृतराष्ट्राव काचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया था। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल में पहले 19 कवियों को शामिल किया था। फिर अगले संस्करण में सिद्धों एवं नाथों को शामिल कर संख्या 75 कर दी। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग घोषित किया है। रामचंद्र शुक्ल उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का पद समझा जाता था। तो ये थे आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। इसका एक एक पॉइंट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे पूरा अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। होप के इसमें एग्ज़ाम में इसे काफ़ी फ़ायदा होगा। और इस वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। और इसका नेक्स्ट वीडियो है जो लाएंगे हिंदी साहित्य का इतिहास काल में भक्ति काल से संबंधित, उसमें भी इसी प्रकार से जो इतने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको बताऊंगा। तो बने रहिए, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।